तो जब पुलिस ताकाहीरो को पकड़ने जाती है तो उसके पूरे घर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। उसके पूरे घर को जब तलाशी ली गई और देखा गया कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो ये पता चलता है वहाँ से कुछ 240 के करीब बोन्स मिली थी। नाइफ्स, सिजर्स, सॉ, इन सारे लाइक दे वर कवर्ड इन ब्लड, पूरे खून से लगे हुए थे वो उसके पूरे घर से मिलते हैं। जब उसके नेबर से पूछा गया तो उन्होंने भी ये बताया कि बहुत बार क्या होता था, इस घर से, ताकाहीरो के घर से बहुत गंदी स्मेल आती थी। उसके वेंटिलेशन फैंस हमेशा खुले रहते थे और ताकाहीरो को हमेशा वो नहीं होता, क्या कहते हैं, अपार्टमेंट का डंपिंग एरिया, लाइक गार्बेज डंपिंग एरिया, वहाँ पे उसको देखा जाता था हमेशा। वो वहीं खड़ा रहता था ज़्यादातर, बट किसी ने इतना ज़्यादा शक नहीं करा, किसी ने इतना ज़्यादा सोचा नहीं, और वो वहाँ पे उन बॉडीज़ को डंप करने जाता था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दृष्टि कपूर है और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो फेमसली ट्विटर किलर के नाम से जाना जाता है। ये जापान का एक और फेमस केस था जिसने बहुत सुर्खियों में अपना नाम बनाया। ये एक सीरियल किलर की कहानी है, तो हम आज इस केस पे बात करने वाले हैं। मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर इस केस को डिस्कस करते हुए मैं कुछ पॉइंट्स मिस कर दूँ या आपको कुछ पता हो या मैं कुछ गलत बोल दूँ तो आप मेरे को ज़रूर बताना कमेंट्स में। ये कहानी ताकाहीरो सिराशी की है। अगर मैं नाम को प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ तो सॉरी फॉर दैट। तो ताकाहीरो की अगर हम कहानी जाने तो हमें ये पूरा केस अगर हमें समझना है तो हमें बचपन से लेके उसकी लाइफ समझनी होगी। ताकाहीरो के बचपन देखा जाए तो वो बहुत ही ऐसा था कि जो इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं ना, जो आंखों में नहीं आना चाहते बट वो खुश होते हैं अपनी लाइफ में, वैसा था वो। ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेना, खुश रहता था अपने आप में। जो उसके थोड़े बहुत ही फ्रेंड्स थे उनके साथ वो बिल्कुल घुला मिला रहता था, बाकी लोगों से इतनी बात नहीं करता था। तो ये कह सकते हैं कि एक शांत सा बच्चा था ताकाहीरो। तो एक गेम होती है चोकिंग गेम, जिसमें ना क्या किया जाता है कि गले को इतना ज़्यादा दबाया जाता है कि जो एयरवे होता है उसमें एयर ना जाए, और अगर ये ऐसा करा जाए ना तो जो भी इंसान के साथ ये करा जा रहा है वो बेहोश हो जाएगा, ही विल बी अनकॉन्शियस। तो ये ताकाहीरो की फेवरेट गेम थी। लाइक कभी भी कुछ भी होता था ना, वो लाइक शांत भी रहता था बट वो इस गेम के लिए कभी मना नहीं करता था। वो हमेशा हमेशा रेडी रहता था। वो अपने दोस्तों को भी बार बार यही बोलता था कि हम ये गेम खेलते हैं। एक बार तो क्या हुआ, और एक बार ही क्या, बहुत बार ये हुआ कि ताकाहीरो बहुत टाइम तक बेहोश भी हो गया था इस गेम को खेलते हुए, बट उसकी ये फेवरेट गेम हुआ करती थी। फिर क्या हुआ कि ताकाहीरो की फैमिली में ना बहुत प्रॉब्लम्स चलने लग गई, उसकी मम्मी और उसकी पापा में। अब ताकाहीरो के पेरेंट्स फाइनली जाके, जब ताकाहीरो हाई स्कूल में आने वाला होता है, तो वो डिवोर्स ले लेते हैं। एक बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है एक पेरेंट्स का डिवोर्स लेना। लाइक कोई भी छोटी सी अनबन होना ही बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए ट्रॉमेटिक हो जाती है, बट एक डिवोर्स लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ताकाहीरो की लाइफ में भी ये एक सदमे की तरह आया। वो हाई स्कूल में क्या करता कि लाइक ताकाहीरो के ग्रेड्स गिरना स्टार्ट हो गए। वो वैसे तो एंटी सोशल था ही, बट उसके बाद वो और बंद बंद रहना स्टार्ट कर दिया। उसका किसी में मन नहीं लगता था, वो किसी में पार्टिसिपेट नहीं करता था, बहुत अकेले रहने लग गया वो लोगों से। क्योंकि ताकाहीरो के ग्रेड्स अच्छे नहीं आए थे तो इस वजह से उसे कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिली। वो छोटे मोटे काम करना स्टार्ट हुआ, कहीं ना कहीं किसी दुकान में, कहीं ना कहीं एज अ वर्कर, ये सब चलता रहा उसके साथ। बट उसे एक अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जापान कॉम्पिटिटिव है। तो आपको बहुत ही ऊपर ग्रेड्स और सब मैटर करता है। अगर ये नहीं लाएंगे तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली। तो वैसे ही ताकाहीरो के केस में था। फिर क्या होता है, उसे समझ आ गया था कि यार इस सब में पैसा नहीं है, चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूं। तो फाइनली ताकाहीरो जाता है एक गलत रास्ते की ओर एंड ही गेट्स इनटू सेक्स ट्रैफिकिंग। जापान का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट काबुकिचो। ताकाहीरो यहाँ चला जाता है इसी काम में। वहाँ पे जाने के बाद वो लड़कियों को स्काउट करता है कि वो इन सारे बिजनेस में, जो सेक्सुअल ट्रैफिकिंग का बिजनेस था, इसमें आए और इसमें काम करें। बहुत समय तक या तो वो फोर्सफुली करता था या तो बहला फुसलाता था लड़कियों को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करता था। वो इस चीज़ में ज़्यादा अच्छा था। अगर आप
ताकाहीरो का पुराना बचपन देखेंगे लाइक कि उसमें क्या क्या हो रहा था, तो मैंने ज़्यादातर यही बताया है कि वो अपने आप में रहता था, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। बट उसकी एक चीज़ थी कि वो ना लड़कियों को बहुत जल्दी उनसे बहुत घुल मिल जाता था। लाइक वो उनको दिखाता था कि वो उनका दर्द समझता है, उनसे बात करता था और फिर उन्हें बहलाकर इस बिजनेस में ले आता था। एक पॉइंट पे तो ताकाहीरो को एक क्रीप का टैग मिल गया था और उसकी पिक्चर भी ऑनलाइन सर्कुलेट हो गई थी, ये कह के कि इस इंसान को जहां पे भी ये मिले इसको अवॉइड किया जाए। ताकाहीरो की यही एक अच्छी एबिलिटी थी कि ना वो लड़कियों को अच्छी वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बट ये उसकी था, उसके ये बेनिफिट में काम करा कि वो लड़कियों को बहुत ही आराम से बहला फुसला देता था। लड़कियां उसके साथ सिंपथाइज करती थी, उसका कहना मानती थी, वो अपने दुख बांट देती थी उसके साथ। यही सब से वो उन्हें स्काउट करता था, उन्हें सेक्स ट्रैफिकिंग में लेकर आता था। उसे बहुत सारा पैसा मिल रहा था इस चीज से। 2017 में इसी चीज की वजह से ताकाहीरो को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे 14 महीने की सेंटेंस होती है। बट पता नहीं किसी एक रीजन की वजह से उसकी ये जो सेंटेंस होती है इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। वो रीजन अभी तक किसी को पता नहीं है और बोला जाता है बहुत सारी चीजों के बारे में, बट उस बारे में हम नहीं बात करेंगे। बट इवेंचुअली इसको सस्पेंड कर दिया जाता है, इसकी सेंटेंस को। ये सब होने के बाद ताकाहीरो अपने पापा के पास चला जाता है रहने के लिए। अब ताकाहीरो और उसके पापा का रिलेशन बहुत अच्छा होता है, वो दोनों सही में बहुत क्लोज होते हैं। तो ताकाहीरो उनके साथ रहता है, अपना दुख बताता है कि वो कैसे इतने टाइम में कितने दुख से निकल रहा था, क्या क्या उसने सफ़र करा। और ताकाहीरो के फादर बहुत ही अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं उस जगह पर कि वो क्या ऐसा करे अपने बेटे के लिए कि वो सही में खुश हो पाए। एक पॉइंट आता है कि ताकाहीरो अपने आप को ना सिर्फ रूम में बंद कर लेता है, लाइक वो बाहर नहीं आता, बिल्कुल डिप्रेस्ड, और लाइक वो किसी से बात भी नहीं करना चाह रहा था, ऐसी हालत हो गई थी। यही समय था जब ताकाहीरो ने अपना ट्विटर अकाउंट बनाया जिसका नाम था हैंगिंग प्रो। इसमें उसने अपनी कोई भी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी, कोई भी अपनी डीपी नहीं लगाई, उसने एक एनिमे कैरेक्टर की पिक्चर लगा रखी थी अपने एज अ डीपी। फिर क्या होता है वहां पे ना, ताकाहीरो बहुत ही ज्यादा ऐसा दिखाता है कि वो उसे बहुत हेल्प चाहिए, लाइक वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, ही वांट्स टू सुसाइड। और वो ज्यादातर यही मैसेज डालता था कि वो कैसे कितना सफर कर रहा है और लाइफ से खुश नहीं है। ऐसे मैसेज वो हर दिन पोस्ट करा करता था उस अकाउंट पे। ताकाहीरो के ऐसे ट्वीट्स देखकर और ऐसे मैसेजेस पढ़ के लोग उसके साथ सिंपथाइज करना स्टार्ट करते हैं, सिंपथाइज क्या एम्पथाइज करना स्टार्ट करते हैं। और ये ज़्यादातर वो वल्नरेबल लड़कियां थीं जो सही में अपनी लाइफ से खुश नहीं थी। अब क्या होता है कि ना जापान में थोड़ा वर्क कल्चर और लाइक लाइफ वहाँ पे ना बहुत स्ट्रेसफुल है, वहाँ पे लोग खुश नहीं रहते ज़्यादातर, या तो लाइक ऐसे सुसाइडल रहते हैं। तो बहुत सारे लोग ताकाहीरो से रिलेट कर पा रहे थे, उससे जुड़ पा रहे थे, और ये ज़्यादातर लड़कियां थी। वो अब ना क्या कहते हैं, ताकाहीरो अपना एक लिख के रखता था ये अपने ट्विटर में कि मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे साथ मर सके, लाइक जो मेरे साथ सुसाइड कर सके। तो ये चीज़ें बहुत लोगों को ना क्या कहते हैं अट्रैक्ट भी करती थी, लाइक लड़कियों को, तो वो ना उसके साथ जुड़ती थी, उससे बात करती थी। और ऐसे ही ताकाहीरो इन्हें फंसाता था लड़कियों को, और ये उसकी पूरी चाल थी। तो अब ना विक्टिम्स के पहले बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ताकाहीरो ने क्या करा था कि इससे पहले ना वो अपने डैड के साथ रह रहा था। तो उसने अपने पापा से कहा कि आप मेरे को एक अपार्टमेंट दिलवा दो अलग, लाइक मेरे को अकेले रहना है अब, और आप मेरे को एक अलग जगह दिलवा दो। तो उसने अपने पापा को कन्विंस करा, और उसके पापा ऐसे थे कि यार उसका बेटा वैसे ही लाइक बहुत डिप्रेस्ड है और वो चाहते थे कि वो अपने बेटे को खुश देख पाए। तो वो सही में एक जगह उसे रेंट करवा देते हैं और पैसा वैसा दे देते हैं आधा। अब मैं एक और चीज़ बता दूं कि जापान में ना जो घर होते हैं लाइक रहने के, वो बहुत बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। लाइक जैसे देखा होगा कि बहुत ही छोटे छोटे क्यूब टाइप में लोग रह रहे होते हैं, लाइक इतने छोटे छोटे अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट से भी ज़्यादा छोटे, इतनी जगह कम होती है और इन सब में लोग रह रहे होते हैं। तो वैसे ही जगह पे ताकाहीरो भी रह रहा होता है, जो ये नया अपार्टमेंट उसने लिया था। अब सबसे पहली विक्टिम का क्या होता है, ये एक 23 साल की लड़की थी। तो उस लड़की के साथ क्या होता है कि ना वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है, सेम लाइक अब जैसे ताकाहीरो डिप्रेस्ड है वैसे ही वो लड़की डिप्रेस्ड होती है। उसकी रिसेंटली मम्मी की डेथ हो गई होती है, तो इस वजह से वो लड़की बहुत डिप्रेस्ड होती है। और यूजुअली लाइक अगर हम देखें तो
कोई इंसान जब बहुत दुखी होता है तो वो लोगों की ओर लाइक एक हाथ बढ़ाने की कोशिश, या तो वो ऐसों को ढूंढता है जो उसका दर्द समझ सके। तो वैसे ही वो लड़की भी किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जो उसका दर्द समझ सके। यही करते हुए वो लड़की ट्विटर पे आई। ट्विटर पे उसे ताकाहिरो मिला जो सेम थॉट्स रखता था मरने के। उस लड़की की भी यही ख्वाहिश थी कि उसे मरना था। तो वो ऐसे एक इंसान को ढूंढ रही थी जो उसका गम बांट सके। ताकाहिरो उसके लिए एक ऐसा ही एक दोस्त बन के, दोस्त के चेहरे पे एक दुश्मन ऐसा बन के आता है उसके लाइफ में, और उसको बहुत दिलासा दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ऐसे ऐसे करता है। थोड़े टाइम बाद वो लड़की गायब हो जाती है, और लाइक उसकी फैमिली, उसका भाई होता है, वो बहुत ढूंढने की कोशिश करता है कि उसकी बहन कहाँ है, और किसी को भी वो मिल नहीं रही होती, लाइक एकदम से गायब। उस लड़की के भाई को पता होता है कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा एक्टिव थी सोशल मीडिया पे। तो वो जाता है और सोशल मीडिया पे अब सर्च करना स्टार्ट करता है कि उसने किससे बात करी और ये सब। ट्विटर पे वो ये देखता है कि कोई एक ऐसा इंसान है जिससे वो बात करती थी, और उस ट्विटर अकाउंट का नाम है हैंगिंग प्रो। वो सारे मैसेजेस पढ़ता है और उसे समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और यही इंसान है जिसके साथ मेरी बहन गई होगी, और इसका कुछ ना कुछ रिलेशन तो है इस सारे गायब होने और जो भी हो रहा है उसमें। ये सारे मैसेजेस देखने के बाद उसका भाई, उस लड़की का भाई, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो जाता है सीधा पुलिस के पास। पुलिस को वो ये सारे एविडेंस दिखाता है, ये मैसेजेस पढ़वाता है, और उसके डीएम्स में, वो मैसेजेस में क्या लिखा होता है कि वो लड़की अपना दर्द बताती है और अपना डर बताती है कि उसे कितना दुख है। पहली बात तो उसकी मम्मी के गुजर जाने पे, और दूसरी बात कि वो मरना चाहती है, बट वो डरती है कि वो अकेले कैसे मरे। तो ताकाहिरो उसमें उसको दिलासा दे रहा होता है, और वो उसको ये बोलता है कि हम साथ में जान देंगे। ताकाहिरो उस डीएम में उस लड़की को अपने घर बुलाता है, ये कह के कि हम साथ मरेंगे। उसी एड्रेस पे पुलिस जाती है और वो वहाँ पे सर्च करना स्टार्ट करते हैं सीसीटीवी फुटेज। जब वो फुटेज देखते हैं तो उनमें ना, उस फुटेज में एक लड़की दिखती है जो बिल्कुल उस विक्टिम जैसी होती है। वो जा रही होती है और साथ में उसके एक लड़का चल रहा होता है जो खुद ताकाहिरो होता है। वो ताकाहिरो के अपार्टमेंट जहाँ पे वो रहता है उसके आसपास घूम रहे होते हैं, और फिर वो लड़की एक घर में जाती है जो ऑफ कोर्स ताकाहिरो का ही होता है। ये देखने के बाद पुलिस को पता चल गया था, उन्हें समझ आ गया था, क्लियर बहुत आराम से हो चुका था कि क्या हुआ है असली में। इस कहानी के दो पहलू बोले जाते हैं, हम उन दोनों पहलू के बारे में बात करेंगे। बट पहला जो है वो ये था कि अब एक लड़की को ढूंढा जाता है, लाइक एक जब ताकाहिरो को ढूंढ रहे होता है ना, तो एक लड़की को दिखाते हैं उसका चेहरा, और वो बताती है कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, वो भी उसके जाल में फंसी थी। तो वो उसे इस प्लान में लेके आते हैं, और पुलिस एक पूरा प्लान बनाती है, एक ट्रैप बनाती है कि वो कैसे उसको बहला फुसला के ताकाहिरो को पकड़ेंगे। तो वो लड़की ताकाहिरो को एक पास ही के स्टेशन में, जो ताकाहिरो का घर होता है उसके पास ही में एक स्टेशन होता है, वहां पे बुलाती है। वो वहां पे मिलते हैं, और जब वो घर जा रहे होते हैं तो घर पे उनका पुलिस वेट कर रही होती है। तो अब सबको लगा था, लाइक पुलिस को भी लगा था कि यार बहुत मुश्किल होगा किसी को पकड़ना। बट जैसे मैंने आपको पिछले बार भी बताया था अपनी वीडियो में कि सीरियल किलर्स और साइकोपैथ्स की ना उनका एक ट्रेट होता है कि यार उनको ना कभी इस चीज का गम नहीं होता कि उन्होंने क्या किया है, और वो बहुत प्राउडली बताते हैं। वैसे ही उसके साथ होता है ताकाहिरो के साथ। जब वो घर आता है और वो पुलिस को देखता है तो वो बहुत आराम से कन्फेस कर देता है कि उसने कहाँ कहाँ कौन से लोगों की बॉडी को डम किया है। तो जब पुलिस ताकाहिरो को पकड़ने जाती है तो उसके पूरे घर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। उसके पूरे घर को जब तलाशी ली गई और देखा गया कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो ये पता चलता है वहां से कुछ 240 के करीब बोन्स मिली थी। नाइफ्स, सिजर्स, सॉ, इन सारे लाइक देवर कवर्ड इन ब्लड, पूरे खून से लगे हुए थे वो उसके पूरे घर से मिलते हैं। जब उसके नेबर से पूछा गया तो उन्होंने भी ये बताया कि बहुत बार क्या होता था, इस घर से, ताकाहिरो के घर से बहुत गंदी स्मेल आती थी। उसके वेंटिलेशन फैंस हमेशा खुले रहते थे, और ताकाहिरो को हमेशा वो नहीं होता, क्या कहते हैं, अपार्टमेंट का डंपिंग एरिया, लाइक गार्बेज डंपिंग एरिया, वहां पे उसको देखा जाता था हमेशा। वो वहीं खड़ा रहता था ज्यादातर, बट किसी ने इतना ज्यादा शक नहीं करा, किसी ने इतना ज्यादा सोचा नहीं, और वो वहां पे उन बॉडीज को डंप करने जाता था। ताकाहिरो को फाइनली अरेस्ट कर लिया जाता है, और जब उसे कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं ना, तो फिर प्रोसिक्यूटर्स ये ट्राई करते हैं कि उसकी सेंटेंस को रिड्यूस करा जाए और उस पर कम चार्जेस लगे, क्योंकि जिन लोगों को, जो विक्टिम्स थे जिसको उन्होंने मारा था,
वो सब पहले से ही मरना चाहते थे। तो ताकाहिरो का यही कह के उसकी सेंटेंस कम करवा रहे थे प्रोसिक्यूटर्स, बट वहां पर ताकाहिरो खुद कोर्ट में प्रोसिक्यूटर्स को इंटरप्ट करता है और ये बोलता है वहां पे कि वो लोग नहीं मरना चाहते थे। वो लोग उसके हाथ तो बिल्कुल मरना नहीं चाहते थे। उसने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो साथ मरेगा, साथ में सुसाइड करेगा, बट उसने प्रॉमिस तोड़ा और उसने ही ताकाहिरो ने उन्हें जान से मारा है। ताकाहिरो ने बहुत इन डेप्थ में समझाया है इस सारी चीज़ों के बारे में कि कैसे वो विक्टिम्स के पहले सर पे मारता था, उन्हें बेहोश कर देता था, फिर उसके बाद वो लड़कियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता था, चोरी करता था, उनका सारा सामान ले लेता था और फिर उनको मार देता था। जब ताकाहिरो से पूछा गया कि उसको कुछ फील होता है, दुख होता है, रिमोर्स फील होता है, तो वो ये कहता है कि उसकी लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल थी और बहुत ही प्लेजरेबल थी। वो तो ये है कि वो पकड़ा गया इस सारी चीज़ों को करते हुए। उसको इसका डर था कि वो पकड़ा गया इस सारी चीज़ों को करते हुए, तो इसलिए वो फंस गया। वरना वो ये कंटिन्यू रखता, उसे कोई दुख नहीं है कि उसने जो भी करा ये गलत था। तो जापान का एक सीन है कि जब भी वो कैदी को डेथ सेंटेंस देते हैं ना, तो वो उसे नहीं बताते कि कब उसका आखिरी दिन है। तो 2020 में ताकाहिरो को डेथ सेंटेंस बोल दिया जाता है कि उसे डेथ सेंटेंस मिलेगा और अभी भी वो उसका चल रहा है। अभी तक उसका एग्जीक्यूशन का दिन नहीं आया है। बट इसी दौरान में उससे पूछा जाता है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, उसकी विश क्या है। और वो अपनी विश में ये बोलता है कि उसकी एक विश है कि उसकी एक वाइफ हो, उसकी एक रोमांटिक लाइफ हो, ये वो बोलता है। जिस इंसान ने उन लोगों का यूज करा जो अपने वल्नरेबल स्टेज पे थे, जो बिल्कुल ब्रिंक ऑफ डेथ पे थे अपने, उनको इसने बहला फुसला के उन लड़कियों के साथ बुरा करा, उनको जान से मार दिया। यही इंसान बोल रहा है कि उसे एक वाइफ और एक नॉर्मल रोमांटिक लाइफ चाहिए। प्रोसिक्यूटर्स ने ये भी कहा था कि वो एक अपील डालेंगे कोर्ट में कि इसका सेंटेंस रिड्यूस करा पाए या कुछ भी चेंज ला सकते हैं तो वो लाएं, बट ताकाहिरो ने इसके लिए भी मना कर दिया। वो ऐसे था कि जो भी हो रहा है आई एम फाइन विद दैट, मेरे को कुछ चेंजेस नहीं चाहिए, लेट इट बी। उसको ऐसा था ही नहीं कि यार, वो होता नहीं है कि एक डर कि मैं मरने वाला हूँ, नहीं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि ठीक है मैंने जो करा वो गलत नहीं था, मेरे लिए वो खुशी का दिन था, वो मेरे लिए खुशी का टाइम था। दूसरा पहलू इसका ये था कि जब पुलिस लेने जाती है ना ताकाहिरो को, तो वो उसके घर पे नॉक करते हैं और जब वो नॉक करते हैं ना, तो पहले तो उन्हें बहुत गंदी स्मेल आती है। फिर जब वो ताकाहिरो से पूछते हैं, वो उस विक्टिम का फोटो दिखाते हैं उसे और उसे पूछते हैं कि ये लड़की आपने कहीं देखी है। तो ताकाहिरो नॉर्मली कोई भी मना करेगा कि नहीं मैंने नहीं देखी है ऐसा कुछ। ताकाहिरो आराम से बहुत कामली अंदर की ओर पॉइंट करता है, अपने अपार्टमेंट की ओर, अपने रूम की ओर, और दिखा पॉइंट करके ये बताता है कि बस कुछ बोलता नहीं है, बस पॉइंट करता है। पुलिस अंदर जाती है और देखती है तो उन्हें उस लड़की की, उस विक्टिम की लाश मिलती है वहां पे। पुलिस जब ताकाहिरो के घर को सर्च कर रही होती है तो उन्हें ना वहाँ पे एक कूलर मिलता है जिसमें, जैसे वो नहीं होता जो हम पिकनिक वगैरह के लिए जो छोटे कूलर्स होते हैं जिसमें बर्फ वगैरह सब रखते हैं, वैसा कूलर मिलता है। तो उसमें उनको ना क्या कहते हैं, विक्टिम्स की बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। वहाँ पे बहुत सारे कूलर्स पड़े होते हैं और उसमें किसी का सर पड़ा है, किसी में कुछ पड़ा है, ऐसे ऐसे करके विक्टिम्स की बॉडी पार्ट्स पड़े होते हैं। वहां पे बहुत सारे आइडेंटिटी कार्ड्स और पर्स वगैरह सब मिलते हैं लोगों के। उससे उन्हें पता चलता है कि किस किस इंसान के ताकाहिरो ने जान ली है। टोटल ताकाहिरो कुछ 9 लोगों की जान लेता है और जान लेने के बाद वो उनके बॉडी पार्ट्स को काट देता था, छोटी छोटी बोन्स वगैरह को तो वो जो मैंने बोला था गार्बेज एरिया में फेंक के आ जाता था। बाकी जो भी बड़े पार्ट्स होते थे वो उनको कूलर में रखता था। सारे जो 9 विक्टिम्स थे उनमें से 8 लड़कियां थी और एक लड़का था। एक लड़के का ये कहानी है कि क्या होता है कि ताकाहिरो जब एक विक्टिम को बुलाता है इनमें से ही लड़कियों में से डिनर के लिए, तो उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। तो इसको देख के ताकाहिरो बहुत गुस्से में हो जाता है। तो पहले तो वो लड़की को ले जाता है अपने अपार्टमेंट में और वहां पे उसे मारता है। फिर यही सब करते हुए देख के उसका बॉयफ्रेंड देख लेता है ये सब करते हुए। तो जब वो इतना डर जाता है तो ताकाहिरो फिर उसे भी मार देता है। यही केस था ट्विटर किलर का, जो बहुत ही सुर्खियों में और बहुत ही फेमस रहा है जापान में। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको सही में मेरी वीडियोस गाइज अच्छी लगती हैं तो डू सब्सक्राइब मी और मेरे साथ बने रहिए। मैं फ्यूचर में भी और ऐसे केसेस के बारे में अपनी वीडियोस में बताऊंगी।
तो फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। धन्यवाद। बाय बाय।